सो व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना है। सबसे पहला जो शब्द है मेरे बंधु यहां पर वो है आपका बायो, और बायो जो है इसका मतलब होता है लिविंग या रिलेटेड टू लाइफ, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की यहां पर बात हो रही है। ऐसी कोई भी चीज जो लाइफ से संबंधित है, जो जीवन से संबंधित है, इसे हम बायो कहते हैं। एंड मेरे दोस्त लॉजी का मतलब होता है स्टडी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी जब आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज की स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाले प्रोसेसेस की स्टडी करते हैं, इस दुनिया में कितने अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म है जब आप इसकी स्टडी करते हैं, इस दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे आए जब आप उसकी स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे इवॉल्व हो रहे हैं जब आप उसकी स्टडी करते हैं, यानी जीव जंतुओं से संबंधित जब आप कोई भी स्टडी करते हैं, इट इज बेसिकली कॉल्ड एज बायोलॉजी। तो एनसीईआरटी में दो डेफिनेशन दे रखे हैं अलग अलग जगह पर। एक तो जब सेल चैप्टर स्टार्ट होता है इसके इंट्रोडक्शन में यूनिट में दे रखा है, और एक लिविंग वर्ल्ड के इंट्रोडक्शन में दे रखा है। दोनों डेफिनेशन मैंने कंसोलिडेट करके यहीं लिख दिया। डेफिनेशन 1 है बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम सबकी स्टडी, एंड लिविंग प्रोसेसेस, जो हमारे अंदर प्रोसेसेस हो रहे हैं इनकी स्टडी। भाई हमारे अंदर जो प्रोसेसेस हो रहा है मतलब हमारी फिजियोलॉजी की स्टडी हो रही है, तो ये भी हम लोग करते हैं। जैसे आगे चल के आप लोग प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ऐसे ही हर ऑर्गेनिज्म में कोई ना कोई रिएक्शंस हो रहे हैं, उनकी स्टडी को, उनके मेटाबॉलिज्म की स्टडी को भी हम बायोलॉजी में ही कंसिडर करते हैं। एंड जितने भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डाइवर्सिटी कितनी है भैया? 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज तो हम आज तक खोज चुके हैं इस धरती पे, और भी हैं, इतनी तो हम लोग खोज चुके हैं। तो ये भी क्या है? हमारी डाइवर्सिटी है, इसकी भी स्टडी, यानी दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी, एंड ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इनके अंदर होने वाले जो लिविंग प्रोसेसेस हैं इनकी स्टडी, इसे हम बायोलॉजी कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन है बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पे यानी हमारी पृथ्वी पे, हमारे गोले पे लाइफ कैसे आई, यानी यहां पर आप लोग इवोल्यूशन या ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में भी बात करते हैं कि लाइफ कैसे आई और हम लोग कैसे तैयार हुए, अलग अलग जीव जंतु इस अर्थ पे कैसे बने, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। फादर साहब कौन है? कौन है आपके बायोलॉजी के? मिस्टर एरिस्टोटल साहब जो है, इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। इसके साथ साथ ये फादर ऑफ जूलॉजी भी हैं, और इसके साथ साथ ये फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी भी हैं, और इसके साथ साथ ये कई और फील्ड्स में भी पार्टिसिपेंट थे। ये ड्रामा में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल दे चुके हैं अपना, एज वेल एज बहुत ही ज्यादा बड़े फिलोसोफर भी थे। हिंदी में आपने नाम सुना होगा अरस्तु, वो जो अरस्तु है वो यही है। आपने सुकरात का नाम सुना होगा, सोक्रेटिस को सुकरात कहा जाता था, इसी प्रकार से एरिस्टोटल को अरस्तु कहा जाता था। वो जो दुनिया के सबसे प्राइम फिलोसोफर्स हुआ करते थे इनिशियल टाइम के, उनमें से एक थे एरिस्टोटल साहब। तो इन्हें मल्टीपल फील्ड्स का बहुत ज्यादा भारी ज्ञान था, तो मल्टीपल फील्ड्स का पापा जो है इन्हें घोषित किया गया था। जैसे यहां पर दो मेन फील्ड्स हैं बायोलॉजी में, बॉटनी और जूलॉजी। अब बॉटनी आपको पता है अच्छे तरीके से दैट इट इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो यहां जो इसके पापा हैं वो है मिस्टर थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस साहब इज द फादर ऑफ बॉटनी, जबकि जूलॉजी जो है इट इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। जू का मतलब ही होता है रिलेटेड टू एनिमल्स, एंड इसके पिताजी जो है ये एरिस्टोटल। और जैसा मैंने बताया ये जो एरिस्टोटल साहब हैं ये फादर थे कंप्लीट बायोलॉजी के भी, मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के भी, एंड जूलॉजी के भी। और इसके अलावा ही हैज रोल इन ड्रामा एंड फिलोसफी। फिलोसोफर भी थे, करेक्ट। ड्रामा एंड फिलोसफी में भी अच्छा खासा रोल था आपके जूलॉजी के पापा जी का। तो ये दोनों साइंटिस्ट हैं जो कि बहुत प्राइम इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसीलिए इनके बारे में हमने डिस्कशन कर ली है। बॉटनी जूलॉजी के बारे में डिस्कशन कर ली। नाउ व्हाट इज सेल? तो नॉर्मल डेफिनेशन है मेरे भाई, व्हाट इज सेल? आराम से देखिए, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसा बताया गया, एक बार नाम में घुस जाओ मेरे भाई, ये सारे शब्द अपने आप में कुछ बयां करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट है सेल, यानी हमारी पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, किसने बनाया? सेल ने बनाया। अगर मेरी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, इसका मतलब एक सेल जो है वो मेरी यूनिट है, उस यूनिट ने अपने आप को ट्रिलियंस ऑफ टाइम रिपीट किया है। समझ लीजिए कोई महल है, उस महल को बनाने में लगी हैं 1 करोड़ ईंटें, तो एक ईंट जो हो गई वो उस महल की इकाई हो गई, यूनिट हो गई। सेम वैसे ही आपकी 1 करोड़ ईंटें हमने लगाई तब जाके महल तैयार हुआ है। सिमिलरली हमारी बॉडी में एक सेल जो है इट बिहेव्स लाइक अ यूनिट, वही सेल ट्रिलियंस ऑफ टाइम रिपीट होगा
और आपका बना देगा हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, हमारा पूरा का पूरा ढांचा। तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कौन तैयार करता है? ये सेल्स ही तैयार करते हैं, रिपीट होकर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शन यानी कि हमारी बॉडी में होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, ये भी आपके सेल में होते हैं। तो जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, ये भी आपके सेल में ही होंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर भी सेल तैयार करता है, हमारी बॉडी में होने वाले फंक्शन भी सेल के अंदर हो रहे होते हैं। एंड यूनिट का मतलब ये है कि इट रिपीट्स इटसेल्फ। ये वो इकाई है जो अपने आप को रिपीट कर करके एक बड़ा स्ट्रक्चर तैयार करती है। तो हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, इसका मतलब सेल्स ने ट्रिलियंस बार मिल करके हमारी बॉडी बनाई है। तो इट इज यूनिट। अगर एक सेल को मैं देखूं तो वो लाइफ की यूनिट है। कई सारे सेल मिलकर के बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बॉडी भी तैयार कर सकते हैं। यूनिट ऑफ लाइफ यानी मेरे भाई, अगर आपको अपने आप को लिविंग कहलाना है तो कम से कम एक सेल तो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर लाइफ आपको कहलानी है, अपने अंदर है, तो मेरे भाई आपको सेल चाहिए। अगर आपके पास सेल नहीं है तो आप अपने आप को लिविंग बोलने की जरूरत नहीं कर सकते। यानी एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल इज नॉट लिविंग। अगर कोई चीज ऐसी है जो आपके सेल से छोटी है, अगर कोई चीज ऐसी है जो आपकी सेल से छोटी है, अगर एक कंप्लीट सेल नहीं है आपके पास, उससे कम अगर कुछ है, तो आप अपने आप को लिविंग नहीं कहला सकते। अपने आप को जिंदा कहलाने के लिए एटलीस्ट यूनिसेलुलर कंडीशन होना इंपॉर्टेंट है। यस, इसीलिए हम कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डिफाइनिंग फीचर है ये। यानी अगर आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करना है, अगर आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग चीजों से डिफरेंशिएट करना है, मुझ में ऐसा क्या है जो स्टाइलस में, इस पेन में नहीं, मुझ में ऐसा क्या है जो इस माइक में नहीं, तो मैं क्या कहूंगा? मेरे अंदर जीवन है। और वो जीवन किस वजह से है? सेल की वजह से, सेल में होने वाले रिएक्शंस की वजह से, सेल में होने वाले मेटाबॉलिज्म की वजह से। यानी अगर मेरे अंदर सेल नहीं होगा, अगर मेरे अंदर सेल नहीं है, तो मैं भी इस पेन की तरह निर्जीव होऊंगा, अबायोटिक होऊंगा, नॉन लिविंग होऊंगा। अगर मैं आपके सामने लिविंग खड़ा हूं, अगर आप मेरे सामने लिविंग खड़े हैं, इसका मतलब यू हैव दैट सेल। दैट्स व्हाई सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आपको किसी ऑर्गेनिज्म को जिंदा कहना है, उसमें सेल होना चाहिए। दिस इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। वायरसेस में सेल नहीं था, इसीलिए उनको नॉन लिविंग कहा। आज तक हम उन्हें लिविंग नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उनके पास खुद की सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो यह बात हम लोगों ने अच्छे तरीके से देख ली है। करेक्ट। जैसे ब्रिक जो है, ईंट जो है, ये आपकी मिल मिलकर पूरा का पूरा घर तैयार कर लेती है। तो ब्रिक एक यूनिट है। इसी प्रकार से एक जो सेल है, ये मल्टीपल टाइम्स अपने आप को रिपीट कर करके, जैसे ह्यूमंस के केस में अगर मैं बताऊं तो ट्रिलियंस ऑफ सेल अपने आप को रिपीट कर करके 200 से भी अलग अलग डिफरेंट टाइप के सेल्स जो है, ये हमारी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में पाए जाते हैं। ये अपने आप को रिपीट कर करके हमारा पूरा ढांचा तैयार कर लेंगे। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द यूनिट। हमारी बॉडी की, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की यूनिट क्या है? सेल। जैसे घर की यूनिट कौन होती है? ब्रिक होती है। ये हम लोगों ने देखा। अब देखिए, विद द एडवांसमेंट इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, 1950s में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी प्रचंड होने लगी थी, बेहतर होने लगी थी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और बेहतर होती गई, इसमें एडवांसमेंट आती गई, सेल के अंदर हम और घुसते चले गए। सेल की माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल, सेल की गहरी से गहरी डिटेल हमको पता लगती गई। जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एडवांस हुई, हम सेल की और डेप्थ में जाते गए। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो 1950 के बाद हमें देखने को मिली। जैसे सेल मेम्ब्रेन में आपको पढ़ाऊंगा। सेल मेम्ब्रेन का जो सबसे बढ़िया मॉडल है, जिसने बताया कि सेल मेम्ब्रेन एक्चुअल में कैसी होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फंक्शन कैसा है, वो हमें मिली 1972 में, यानी 1950 के बहुत बाद। एक परफेक्ट मॉडल मिला जो कि सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को और स्ट्रक्चर को दिखा पाता है। उसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी आने वाले टाइम में। वो जो आपका मॉडल है, वो भी 1950 के बाद आया। आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी आपको सेल में बहुत अच्छे तरीके से 1950 के बाद देखने को मिला। जो राइबोसोम्स है, जो कि सेल का सबसे छोटा, आप कह सकते हो छोटा, आपका पार्टिकल लाइक एक स्ट्रक्चर है, बहुत छोटा है। तो वो जो आपकी सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है, आपका राइबोसोम, वो भी आपको 1950 के बाद देखने को मिला। 1953 में आपको देखने को मिला था। तो जब आपका 1950s में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी प्रचंड हो गई, उसके बाद ही आपका राइबोसोम देखने को मिला, उसके बाद ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटेल में दिखाई दिया। सेल मेम्ब्रेन का जो परफेक्ट मॉडल है, वो भी आपको, इसका जो परफेक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दर्शाने वाला जो मॉडल है, ये भी आपको कब देखने को मिला? 1950 के बाद ही देखने को मिला। तो अलग अलग जगह एनसीईआरटी में बात कही हुई है, हमने कंसोलिडेट करके लिख दी।
कि 1950 में 1950s में यानी 1950 से 1960 के बीच में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट्स होनी स्टार्ट हो गई थी और अब तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ही ज्यादा एडवांस है, तो आप सेल की छोटी से छोटी चीज भी यहां पर नोट कर सकते हैं, डिटेल्स जो है वो आप नोट कर सकते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेल दैट इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो कोई भी चीज जो एक कंप्लीट सेल से छोटी है, अगर कंप्लीट सेल है तो ही लिविंग कहला पाएगा, अगर एक कंप्लीट सेल से कम है कुछ भी तो उसे आप लिविंग नहीं कह सकते। जैसे समझ लीजिए आपने सिर्फ बोल दिया माइटोकॉन्ड्रिया, तो इट इज पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी बनाता है। एनर्जी कैसे बनाता है? खाने को यूज करके एनर्जी बनाएगा ना। मेरी बॉडी में अगर मैं खाना ही नहीं खाऊंगा तो एनर्जी कैसे बनेगा? खाना कौन बनाता है? किचन ऑफ द सेल यानी क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे भाई उसको क्लोरोप्लास्ट की जरूरत है। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया अकेला सर्वाइव नहीं कर पाएगा, न्यूक्लियस अकेला सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस जो है इसमें प्रोटीन बनाने की ताकत नहीं है। प्रोटीन बनता है साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस जो है इसमें डीएनए से डीएनए बनता है, यानी डीएनए की कॉपी बनती है, डीएनए से आरएनए बनता है, प्रोटीन नहीं बनता। और बॉडी में काम करने के लिए, सेल में काम करने के लिए तो प्रोटीन भी चाहिए। तो कोई भी ऑर्गेनेल अकेली जिंदा नहीं रह सकती। जब ये सारी ऑर्गेनेल्स मिल करके, जब ये सेल के छोटे 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 कंपोनेंट्स मिल करके एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, एक साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं, देन दैट इज बेसिकली अ सेल। और वो जो सेल है ये फिर एक लिविंग यूनिट हो जाती है। ये लाइफ जो है इसको गिव राइज करती है ना। फिर आपको लाइफ देखने को मिलती है एक स्पेसिफिक सेल में। तो डिस्कवरी ऑफ सेल की अगर हम बात करें, कुछ पुराने साइंटिस्ट की, वैज्ञानिकों की अगर हम बात करें कि उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है सेल की डिस्कवरी में, तो उनको हमें समझना होगा। सबसे पहले जो साइंटिस्ट है इनका नाम था रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में क्या देखा? कॉर्क सेल देखे, डेड कॉर्क सेल, यानी ओक प्लांट थे, है ना। ओक प्लांट जो था, अब इस ओक प्लांट की कॉर्क इन्होंने देख ली, छाल इन्होंने देख ली। तो मेरे भाई ये जो कॉर्क के सेल्स इन्होंने देखे, इन्हें वहां पे कुछ कंपार्टमेंट से दिखाई दिया, ऐसे डब्बे 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 से, मधुमक्खी के छत्ते जैसे, यानी कि हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इन्हें दिखाई दिया। मधुमक्खी के छत्ते टाइप यानी हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इनको दिखाई दिया। यहां पर इन्होंने देखा कि इन सेल्स के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है। अगर मेरे भाई ये सेल्स खाली हैं, द ग्रेट खाली हैं, अगर इसका मतलब ये एम्प्टी कंपार्टमेंट्स हैं। लेकिन असलियत में तो सेल के अंदर मसाला भरा होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है। यहां पर ये सेल्स खाली हैं। बाद में पता लगा कि इन्होंने, रॉबर्ट हुक साहब ने जो कॉर्क सेल्स देखे हैं, एक्चुअल में दे आर डेड, क्योंकि इनका प्रोटोप्लाज्म जो है अंदर का ये गायब हो चुका है। तो इन्होंने एक्चुअल में क्या देखे? सिर्फ और सिर्फ ये पिंक कलर की बाउंड्रीज देखी, जो कि एक्चुअल में क्या थी? सेल वॉल थी, जो कि एक्चुअल में क्या थी? सेल वॉल थी। इन्होंने एक्चुअल में क्या देख डाली थी? सेल वॉल देख डाली थी मेरे बंधु, मेरे भाई। तो इन्होंने क्या चीज विजुअलाइज करी? एक्चुअल में इन्होंने देख ली, ही हैज सीन सेल वॉल। और इन्होंने टर्म दी थी सेल, क्योंकि जब इन्होंने ये एम्प्टी कंपार्टमेंट्स देखे तो इस कंपार्टमेंट को इन्होंने क्या नाम दे दिया? ये जो एम्प्टी कंपार्टमेंट थे, इस कंपार्टमेंट को इन्होंने क्या नाम दे दिया? सेल्यूला नाम दे दिया। सेल्यूला का मतलब ये होता है एम्प्टी चैम्बर। तो आपके रॉबर्ट हुक साहब जो थे उन्होंने एम्प्टी चैम्बर नाम दिया। और इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, माइक्रोग्राफिया। माइक्रो का मतलब ये होता है बहुत छोटा, तो माइक्रो से आप याद कर सकते हैं बहुत छोटा। तो इन्होंने कॉर्क सेल जब देखे, छोटे छोटे सेल जब देखे, तो इनको नाम दिया एम्प्टी कंपार्टमेंट यानी सेल्यूला। तो सेल नाम यहां से उठ करके आया, सेल नाम दिया किन्होंने? रॉबर्ट हुक साहब ने। लेकिन इन्होंने लिविंग सेल नहीं देखा, इन्होंने डेड कॉर्क सेल देखे थे। या आप कह सकते हैं या तो इन्होंने डेड कॉर्क सेल देखे थे, या आप कह सकते हैं सिर्फ सेल वॉल देखी थी, बाहर की दीवार देखी थी, अंदर मसाला नहीं था, यानी लिविंग सेल इन्होंने नहीं देखे। तो अगर सिर्फ दो बातें याद करनी है रॉबर्ट हुक साहब के बारे में, तो ये याद करोगे, इन्होंने पहली बार डेड सेल देखे थे या सेल वॉल देखी थी, और इन्होंने टर्म दी थी सेलुला यानी एम्प्टी कंपार्टमेंट, सेल टर्म इन्होंने दी थी। तो पहली बार लिविंग सेल किन्होंने देखा? भाई एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक साहब जो थे, इन्होंने रॉबर्ट हुक साहब के लगभग लगभग 9 साल बाद आपके लिविंग सेल को देखा फॉर द फर्स्ट टाइम। और इन्होंने कई सारे लिविंग सेल्स देखे। इन्हें क्या था कि कोई भी सैंपल है इनके पास, फटाफट उसको अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर ले जा करके और उसको देखने की कोशिश करेंगे। कोई स्पर्म सैंपल है, कोई गंदे पानी का सैंपल है, कोई भी सैंपल है, उसको जाके चेक करने की कोशिश करते थे। तो मोटाइल सेल्स इन्होंने काफी सारे देखे, जैसे प्रोटोजोआ है, नाम से ही पता लग रहा है प्रोटोजोआ, जू का साउंड आ रहा है, जू का साउंड यानी एनिमल लाइक। कोई बैक्टीरिया है, इन सबको, कोई स्पर्म सेल है, इन सबको देखने की इन्होंने कोशिश की और देख भी लिए। तो इन्होंने जो टर्म दी लिविंग मोटाइल सेल्स के लिए, मोटाइल सेल्स हैं चलते फिरते, एनिमल लाइक है, प्लांट होते एक जगह पे रुके हुए होते, एनिमल लाइक है यानी मोटिलिटी है इनमें, तो इन्होंने नाम दिया इन्हें
एनिमलक्यूल्स। एनिमलक्यूल्स, एनिमल यानी मोटाइल, एनिमल जैसे मोटाइल, एनिमल जैसे चलते फिरते, और क्यूल्स माने यहां पर हो जाएंगे आपके मॉलिक्यूल्स, यानी बहुत छोटे साइज के ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं एक तरीके से आप कह लीजिए, जो कि आपके क्या कर रहे हैं, मूवमेंट शो कर रहे हैं, एनिमल लाइक हैं, तो इन्हें एनिमलक्यूल्स कह दिया। तो आपके एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक साहब ने पहली बार लिविंग सेल देखा और टर्म दी एनिमलक्यूल। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार डेड सेल देखा, डेड कॉर्क सेल देखा या सेल वॉल देखी, और टर्म दी सेल्यूला यानी सेल। और तीसरे साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन, 1831 में इन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस डिस्कवर किया। ये यहीं पर इसीलिए बता दिए गए हैं जिससे कि आपका कंफ्यूजन ना हो रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन के बीच में। रॉबर्ट हुक साहब ने सबसे पहले डेड कॉर्क सेल को देखा और रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले क्या किया, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की 1831 में। न्यूक्लियस जिसे कहा जाता है सेल का मस्तिष्क यानी ब्रेन ऑफ द सेल, उसकी डिस्कवरी किन्होंने करी, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने करी, ये हमें पता लगे। तो रॉबर्ट हुक साहब डेड कॉर्क सेल देखा, सेल्यूलर टर्म दी। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक साहब लिविंग सेल देखा, एनिमलक्यूल्स टर्म दी। एंड आपका रॉबर्ट ब्राउन साहब 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। जब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो इस बात को हम लोग दोबारा भी रिपीट करेंगे, रॉबर्ट ब्राउन साहब वाली बात को। ये हमने देखा, ये हमने सीखा। नाउ टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, यानी ऑर्गेनिज्म में कितने सेल्स हैं इस बेसिस पर भी ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बाइफरकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख ले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। भाई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कौन से हो जाएंगे, नाम से ही पता लग रहा है, यूनी माने एक, सेल्युलर माने सेल, एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कौन से हो जाएंगे, मल्टी यानी बहुत सारे, एंड सेल्युलर माने सेल अगेन। यानी अगर किसी इंडिविजुअल में एक ही सेल है तो इट इज कॉल्ड एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, और अगर किसी इंडिविजुअल की बॉडी मोर देन वन सेल्स की बनी हुई है तो इसे हम मल्टी सेल्युलर कंडीशन या मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे यहां पर देख लीजिए, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यानी एक ही सेल है पूरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, ऑर्गेनिज्म कंटेन्स वन सेल ओनली। अब तो एग्जांपल्स हम लोग आराम से समझ सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया है, सारे के सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया है तो ये भी बैक्टीरिया की कैटेगरी में आएगा, ये भी यूनिसेल्युलर होगा। प्रोटिस्टा जितने भी हैं इस किंगडम में भी सारे के सारे क्या हैं, आपके यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ही हैं। और मेरे भाई ईस्ट है आपका सैक्रोमाइसिस, ये एक फंगस है, लेकिन ये भी आपका क्या है, यूनिसेल्युलर है, एक्सेप्शनल फंगस है। फंगस मल्टीसेलुलर होते हैं लेकिन ईस्ट क्या होता है आपका, यूनिसेल्युलर होता है। एंड क्लामाइडोमोनास ये जो है आपका एल्गी में भी रखा जाता है, एंड मेरे दोस्त आपका प्रोटिस्टा में भी रखा जाता है। तो मेरे दोस्त ये आपका क्या हुआ, यूनिसेल्युलर ही हुआ, ये भी आपका क्या है, यूनिसेल्युलर है। तो ये सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। स्पेशलिटी क्या है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की, दैट दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। गुरुजी ये क्या बात हुई, दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली मतलब मेरे भाई अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है, उसकी बॉडी एक ही सेल की बनी हुई है, तो उसे किसी और सेल से कोई मदद लेने की जरूरत नहीं है। अगर कुदरत ने किसी ऑर्गेनिज्म को एक ही सेल दिया है तो उस एक सेल के अंदर वो सारे के सारे स्पेशलिटीज भी दी होंगी, वो सारे के सारे अपरेटस भी दिए होंगे कि वो सेल अपने आप में ही सेल्फ सफिशिएंट हो, सारा काम कर पाए, रेस्पिरेशन भी कर ले कुछ कुछ करके, फूड का भी जुगाड़ कर ले, वाटर का भी जुगाड़ कर ले, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उसके अंदर सारी हो जाए। तो जितने भी एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ हैं, जिंदा रहने के लिए जितनी चीजें चाहिए वो सारी चीजें उस एक ही सेल के अंदर परफॉर्म कर पाए, ऐसा उस सेल को कुदरत ने ताकत दी होगी। देयरफॉर ये आपके इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। यानी जितने भी एसेंशियल फंक्शंस हैं रिलेटेड टू लाइफ, ऑल द एसेंशियल फंक्शंस फॉर लाइफ दे आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल ओनली। ये एक ही सेल में सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन हो सकते हैं, इसीलिए इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। दोनों बातें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। भाई अगर मैं एक यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया होता, मैं खुद ही अपने खाने पीने का जुगाड़ कर रहा हूं, खुद ही अपनी प्रोटेक्शन का जुगाड़ कर रहा हूं, है ना, खुद ही जो है रेस्पिरेशन का यानी एनर्जी बनाने का जुगाड़ कर रहा हूं। सो अल्टीमेटली आई हैव एवरीथिंग, I can perform all my essential functions which are needed for my life and that's why I am independent. मुझे किसी और सेल की या किसी और इंडिविजुअल की जरूरत नहीं है। तो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके एक सेल में ही सारी की सारी चीजें पाई जा रही होती है, क्योंकि एक्चुअल में वो एक सेल नहीं है, वो इनकी पूरी बॉडी है। ऑर्गेनिज्म ही यूनिसेल्युलर है, यानी इनकी पूरी बॉडी ही एक सेल की बनी हुई है, तो उस सेल में ही सब कुछ है। दुनिया का सारा मसाला वहीं डाल दिया है। जैसे अभी थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, तो बैक्टीरिया का सेल जब आप देखोगे उसमें ऑलमोस्ट सब कुछ है, बहुत सारी चीजें, तो सारे काम कर लेता है अपने।
खुद ही खुद एक छोटे से कंपार्टमेंट में ही, और इसीलिए इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की अगर आप बात करें तो इनमें मोर देन 1 सेल्स आपको देखने को मिल रहे होते हैं। एक सेल तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मोर देन 1 सेल तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जैसे मोस्ट फंगस, ईस्ट अगर है तो यूनिसेलुलर है, इसके अलावा जो ज्यादातर फंगस है मल्टी सेल्यूलर है। मोस्ट प्लांट्स जैसे क्लेमाइडोमोनास है, क्लोरेला है, इनको एल्गी में भी रखा था तो ये यूनिसेलुलर थे। इनके अलावा मोस्ट प्लांट्स जो होते हैं दे आर बेसिकली मल्टी सेल्यूलर। एंड ऑल एनिमल्स, इसमें एक्सेप्शन नहीं होता। एनिमल्स अगर आपने बोल दिया देयर इज नो एक्सेप्शन, वो आपके मल्टी सेल्यूलर ही देखने को मिलेंगे, तो ये आपके मल्टी सेल्यूलर कंडीशन में ही देखने को मिल रहे होते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आपने देखा, आपने सीखा।